Hello bachcho, let's read the question. So the question here is, in the arrangement shown in the figure, the mass of the rod M exceeds the mass of the ball. The ball has an opening permitting uh, to it slide along the thread with some friction. The mass of the pulley and the friction in its axle are negligible. At the initial moment, the ball was located opposite to the lower end of the rod. When set free, both bodies began moving with constant accelerations. Find the friction force between the ball and the thread in t second after the beginning of motion, and ball got opposite the upper end of the rod. The rod length equals to L. ओके तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमारे पास एक रॉड है जो कि एक स्ट्रिंग से कनेक्ट किया गया है एक बॉल के साथ. ओके और वो बॉल में होल है जिसके थ्रू थ्रेड पास किया गया है. ओके जब वो बॉल लोअर एंड ऑफ द रॉड में था, उसके बाद उसको छोड़ दिया गया और वो क्या करेगा, वो नीचे आने लगेगा. तो जब अपर एंड तक, जब वो टी सेकेंड में अगर अपर एंड तक वो पहुंच रहा है, मतलब इस वाले पोजीशन में अगर पहुंच रहा है, तो हमें बताना है द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द बॉल एंड द थ्रेड कितना होना चाहिए. ओके तो हम यहाँ क्या कर सकेंगे. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन हियर इज, जैसे कि हमें पता है रिलेटिव मोशन क्या होता है. रिलेटिव मोशन को अगर हम ऐसे लिखेंगे, अगर कोई बॉडी ऐसे, एक बॉडी ये है और ये एक बॉडी है. ओके वो दोनों वेलोसिटी जीरो से शुरुआत किए हैं. अगर इस बॉडी का एक्सेलरेशन a1 है और इस बॉडी का एक्सेलरेशन a2 है और इनके बीच में सेपरेशन कितना है, इनके बीच में सेपरेशन l है, तो हम क्या लिख सकेंगे, l इक्वल्स टू हाफ इंटू a2 माइनस a1 इंटू टी स्क्वायर. ओके ये हम रिलेटिव वेलोसिटी से लिख सकेंगे. और यहाँ हम क्या लगाने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ फोर्स लगाने वाले हैं. ओके तो इस क्वेश्चन में जैसे कि बोला गया है, ये वाले फिगर में ये एक पुली है और यहाँ थ्रेड से कोई रॉड को लटकाया गया है. ओके ये लेंथ एल रॉड है और यहाँ पहले कंडीशन में क्या था, बॉल यहाँ था. ओके लोअर एंड ऑफ द रॉड. तो इसको अगर हम छोड़ दिए गए तो ये कितना, ये बॉल कितना जाएगा, एल लेंथ तक जाएगा. और मतलब ये बॉल अगर एल लेंथ तक खिसकेगा तो हम क्या बोल पाएंगे, इसका रिलेटिव मोशन से हम क्या बोल पाएंगे, एल इक्वल्स टू हाफ इंटू ये मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन ए इंटू कैपिटल एम. ओके मास ऑफ द रॉड कितना है, कैपिटल एम. मास ऑफ द बॉल कितना है, स्मॉल एम. तो एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड क्या होगा, ए इंटू कैपिटल एम. ये भी नीचे जा रहा है और ये भी नीचे आएगा, तो इसका मान लेते हैं इसका मास कितना है, ए इंटू स्मॉल एम, सॉरी एक्सेलरेशन ए इंटू स्मॉल एम. तो हम क्या लिख सकेंगे, हाफ इंटू ए इंटू कैपिटल एम माइनस ए इंटू स्मॉल एम इंटू टी स्क्वायर. तो यहाँ से अगर हम टी स्क्वायर के वैल्यू निकाले, सॉरी यहाँ से अगर हम a इंटू कैपिटल एम का वैल्यू निकाले तो हमारा कितना आ जाएगा, 2l अपॉन टी स्क्वायर प्लस a इंटू स्मॉल एम. ओके तो ये हमारा एक्सेलरेशन ऑफ मास ऑफ द रॉड, एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड. ओके ये निकला है. तो अगर हम इक्वेशन लिखे, रॉड का अगर इक्वेशन लिखेंगे और बॉल का इक्वेशन देख लेते हैं. जैसे कि बॉल में हमें बोला गया है फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है, तो ये अगर नीचे की तरफ स्ट्रिंग के रिलेटिव मोशन कहाँ हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है, तो इसमें जो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ लगेगा. मतलब ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स. और ये फोर्स किसके बराबर है, ये टेंशन के बराबर होगा. उसका मतलब जो टेंशन जो लग रहा है ये फ्रिक्शनल फोर्स जैसे लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स जितना जनरेट होगा ये टेंशन फोर्स उतना होगा. तो यहाँ भी जो टेंशन लगेगा, क्योंकि ये एक ही स्ट्रिंग है, तो यहाँ टेंशन तो हमेशा बराबर रहना चाहिए. तो ये जो टी है ये फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होना चाहिए. ओके तो हम क्या लिख सकेंगे, ये रॉड के लिए इक्वेशन लिखते हैं. तो मास ऑफ द रॉड दैट इज कैपिटल एम इंटू जी माइनस टी दैट इज एफ
माइनस टी, इसको एफ लिखते हैं, ओके, क्योंकि हम यहाँ से डेबिट कर चुके हैं, टी का वैल्यू एफ के बराबर है। तो एम जी माइनस एफ इक्वल्स टू कैपिटल एम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ रॉड, और ये छोटे वाले बॉल के लिए लिखते हैं, तो एम जी माइनस ऑफ एफ इक्वल्स टू स्मॉल एम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बॉल। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारा ये नेगेटिव आया, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये कैंसिल हो गए, ओके। तो हम क्या लिख सकते हैं, m माइनस एम होल इंटू जी इक्वल्स टू m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ रॉड माइनस मास ऑफ द बॉल इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बॉल, ओके। ये कैपिटल एम है, ये क्या है, कैपिटल एम, ओके। तो यहाँ से कैपिटल एम का वैल्यू पुट करते हैं। कैपिटल एम का वैल्यू अगर पुट करें तो हमारा क्या आ जाएगा, तो m माइनस एम इंटू जी इक्वल्स टू कैपिटल एम इंटू 2l अपॉन टी स्क्वायर प्लस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल होल इंटू, सॉरी, ब्रैकेट क्लोज, माइनस m इंटू ये मास ऑफ द बॉल इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल, ओके। तो यहाँ से हम निकाल चुके हैं एक्सेलरेशन ऑफ बॉल, हमें निकाल पाएंगे, क्योंकि हम ये वाले को उधर भेज देंगे और जितना भी कॉमन रहेगा उसको नीचे भेज देंगे। तो एक्सेलरेशन द बॉल, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा m माइनस एम कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू जी माइनस m इंटू 2l अपॉन टी स्क्वायर, 2l अपॉन टी स्क्वायर अपॉन कैपिटल M माइनस स्मॉल m, ओके। तो ये हमारा आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल। तो हम एक्सेलरेशन ऑफ बॉल के इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। ये कितना था, m इंटू जी माइनस ऑफ f इक्वल्स टू m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बॉल, ओके। तो यहाँ फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आ जाएगा, एम जी माइनस एफ इक्वल्स टू m इंटू m माइनस m इंटू जी माइनस ऑफ m इंटू m 2l अपॉन टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई m माइनस ऑफ m, ओके। ये देखिए, ये m माइनस m हट जाएगा। इसको अगर इंडिविजुअली हम माइनस किए, मतलब इसके डिवाइडेड बाई m माइनस m और इसमें भी डिवाइडेड बाई m माइनस m, तो ये वाला तो हट जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और इसमें क्या बचेगा, m इंटू m 12 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन m माइनस m, ओके। ये तो mg बचा, ये mg कैंसिल हो जाएगा। उसका मतलब फ्रिक्शन का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, जो फ्रिक्शन का वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा, F इक्वल्स टू m इंटू m इंटू 2l अपॉन टी स्क्वायर होल इंटू m माइनस ऑफ m। तो हमारा फ्रिक्शनल का वैल्यू कितना आ जाएगा, F इक्वल्स टू m इंटू mass of the rod into mass of the ball into 2l upon t square whole into mass of the rod minus mass of the ball. So hope you understood well. Best of luck. Thank you.